Hello guys, welcome to back my channel Nursing Bay. Today we will discuss about asthma or bronchial asthma. It's a respiratory problem. Firstly, I will discuss about asthma. Asthma is a chronic inflammatory disorder of the airway. The chronic inflammation causes an increase in the airway hyperresponsiveness that lead to a recurrent episode of wheezing, breathlessness, chest tightness, and cough, particularly at night or early in morning. अस्थमा क्या है कि एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। मीन्स इसमें क्या है होता है पेशेंट को जो एयरवे होता है पेशेंट का, जो लंग्स में एयरवे ब्रोंकियोल्स होते हैं उसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है और इसमें हाइपर रिस्पॉन्स होता है पेशेंट का। उसमें क्या होगा, पेशेंट को वीजिंग साउंड होगा। जब डॉक्टर पेशेंट को, जो अस्थमा वाला पेशेंट होता है उसको प्रॉपरली चेक करेंगे, उसकी असेसमेंट करेंगे स्टेथोस्कोप के साथ, ब्रीदिंग साउंड चेक करेंगे तो क्या होगा, उसकी वीजिंग साउंड आएगी, ब्रेथलेसनेस होगी, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी, चेस्ट टाइटनेस, पेशेंट को पेन हो सकती है उसमें, कफ पेशेंट को जहाँ तो नाइट टाइम आएगी और जहाँ मॉर्निंग टाइम। Now we will discuss about difference between normal airway and abnormal airway. जो normal airway है उसके मसल जो हैं वो रिलैक्स होंगे और दूसरी साइड जो अस्थमा पेशेंट हो उसके जो एयरवे होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट हो गए होंगे। जो एयरवे की वॉल है वो इन्फ्लेम्ड होगी, स्वॉलन होगी, इन्फ्लामेशन होगी उसमें। क्यों होगी, क्योंकि म्यूकस की प्रोडक्शन वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी और जो मसल है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, नैरो होगी एयरवे, पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट asthma trigger. The first aggravating factor is allergen inhalation. In this, animal, house dust, cockroach and pollen. इसमें क्या होगा कि जब कोई हेल्दी पर्सन इनके कांटेक्ट में आएगा तो पर्सन को अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ एयर पोल्यूटेंट्स। जब हम किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई पोल्यूटेड एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे एग्जॉस्ट फ्यूम्स, परफ्यूम्स, ऑक्सीडेंट्स एंड सिगरेट स्मोक्स, जो फ्यूम और स्मोक है वो हमारे लंग्स में जब एंटर करेंगे और ब्रोंकियोल्स में क्या करेंगे, स्वेलिंग कर देंगे, म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देंगे और वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ब्रोंकियोल्स में स्वेलिंग हो जाएगी और इन्फ्लामेशन के कारण क्या होगा, जो एयरवे का पैसेजेस होता है वो नैरो हो जाएगा, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इज स्ट्रेस जो है अस्थमा का मेन कॉजेटिव फैक्टर है। जब पेशेंट बहुत टाइम तक स्ट्रेस में रहेगा तो पेशेंट के जो ऑर्गन्स है वो डैमेज हो सकते हैं, वीकनेस हो सकती है, पेशेंट को जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा स्ट्रेस के कारण। कोई भी डिसीज़ कंडीशन है वो स्ट्रेस के साथ क्या होती है, वर्स होती है, इंक्रीज़ होती है, एग्रावेटिव होती है। नेक्स्ट इज़ ड्रग। जब कोई पर्सन एस्पिरिन पेन किलर ले रहा हो, नसेड्स नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले रहा हो, इसके साथ क्या होगा कि पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज़ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। जब कोई पर्सन किसी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जैसे मेटल, साल्ट, वुड एंड वेजिटेबल डस्ट, इंडस्ट्रियल केमिकल एंड प्लास्टिक्स, इसके कांटेक्ट में आएगा तो पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट इज़ फूड एडिक्टिव। इसमें क्या होगा कि जब पेशेंट कोई पॉइजनस ले लेता है अपने फूड में तो उससे भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज़ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़। जब पेशेंट को ये प्रॉब्लम होगी उसके साथ भी अस्थमा हो सकता है, मीन्स रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड। नेक्स्ट वन इज़ इट्स टाइप। फर्स्ट वन इज़ allergic asthma, when the symptoms are induced by a hyperimmune response to the inhalations of specific allergen. जब कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक एलर्जन के, किसी एलर्जी के पार्टिकल्स के
कांटेक्ट में आता है मीन्स उस टाइम क्या होगा कि हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होगा, मीन्स पेशेंट का एक रिस्पॉन्स होगा उसके अगेंस्ट। जब भी कोई एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर करता है तो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, तो एक हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होगा पेशेंट का, उसे हम कहते हैं एलर्जिक अस्थमा। टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज़ द बेसिस ऑफ IgE। इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, जब कोई अलर्जन, कोई पॉलन ग्रेन्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी अपनी एकदम से रिस्पॉन्स करती है, मीन्स विद इन 24 आवर्स, उसे हम कहते हैं इमीडिएट रिएक्शन। नेक्स्ट इज नॉन एलर्जिक अस्थमा। This type of asthma is triggered by the presence of irritant in the air that are not related to allergies. अलर्जिक में क्या होता है कि अलर्जन के कांटेक्ट में पर्सन आता है, बट ये ऑपोजिट है। इसमें क्या है कि पेशेंट को किसी टाइप की एलर्जी नहीं होगी। ये किसके कारण होगा, कोई इरिटेंट जब एयर्स में प्रेजेंट होगा तब पेशेंट को ये प्रॉब्लम होगी। दिस इरिटेंट स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स फाइबर इन द एयरवे कॉजिंग ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शंस एंड इन्फ्लेमेशन। जब कोई इरिटेंट क्या होगा कि एयरवे में प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर स्टिमुलेट होगा, तब उसके कारण क्या होगा कि ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे एंड वहाँ पर क्या होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड अस्थमा। मिक्स्ड अस्थमा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक अस्थमा। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अस्थमा, मीन्स इसमें क्या होगा, एलर्जिक फॉर्म भी होगी और नॉन एलर्जिक अस्थमा भी होगा। नेक्स्ट वन इज कफ वेरिएंट अस्थमा। दिस डज नॉट हैव द क्लासिक सिम्टम्स ऑफ अस्थमा सच एज wheezing and shortness of breath. Instead, it is characterized by one symptoms, a persistent dry cough. इसमें क्या होगा कि अस्थमा के सिम्टम्स इसमें नहीं आएंगे। इसमें क्या होगा, wheezing साउंड होगा पेशेंट को, और क्या होगा, ब्रेथनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथनेस होगी, मीन्स पेशेंट को क्या होगा कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, ड्राई कफ होगी। एंड नेक्स्ट इज एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। जब कोई पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसके बाद जो अस्थमा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। नेक्स्ट वन इज nocturnal asthma. It is characterized by symptoms that get worse at night. Nocturnal means related to night. Those who suffer from nocturnal asthma can also experience symptoms any time of the day. इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो कंडीशन है, जो अस्थमा पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होगी, वो किस टाइम होगी, नाइट टाइम। नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल अस्थमा. It induced by trigger that exist in person, workplace inducing textile, farming and woodworking. इसमें क्या होगा कि पेशेंट को अस्थमा कब होगा, वर्किंग आवर्स में, मीन्स ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहते हैं इसे। पेशेंट को क्या होगा कि जब वो वर्क प्लेसेस में होगा तब उसकी कंडीशन वर्स हो सकती है, ब्रेथलेसनेस होगी पेशेंट को और कफिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। Next, its clinical manifestation means sign and symptoms. The first one is wheezing. Wheezing sound. Dyspnea means shortness of breathing. Cough, chest tightness. Aspiration may be prolonged. Secretions may be white, thick, grayish means patient को क्या होगा, secretion white कलर की, thick होगी, greenish होगी, जो mucus की प्रोडक्शन है वो increase हो जाएगी इस कंडीशन में। Now it's diagnostic studies. फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री कलेक्शन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसमें उसका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री. प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में वो चीफ कंप्लेंट्स होगी पेशेंट की. जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होगा, पेशेंट प्रॉपरली, हम उसमें क्वेश्चनिंग करेंगे कि पेशेंट को कब से अस्थमा की प्रॉब्लम है, कब होगी है पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम, किसके कारण हुई थी प्रॉब्लम, हेरिडिटरी तो नहीं है, इन्वायरमेंटल फैक्टर तो नहीं है. हम उसका कॉजेटिव फैक्टर फाइंड आउट करेंगे पेशेंट का.
कोई मेडिकल कंडीशन के कारण तो नहीं ये प्रॉब्लम हो रही, कोई ड्रग से एलर्जी तो नहीं हुई पेशेंट को। हम प्रॉपरली उसका कॉजेटिव फैक्टर फाइंड आउट करेंगे हिस्ट्री में। नेक्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम पर्सन का जो अस्थमा पेशेंट है उसका प्रॉपरली फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें हम हेड टू टो प्रॉपरली असेसमेंट करेंगे पेशेंट की। जो लंग्स की इंटीरियर साइड है वो हम प्रॉपरली चेक करेंगे, वहाँ स्वेलिंग तो नहीं हुई पेशेंट को, कोई डिस्कलरेशन तो नहीं स्किन की हुई। नेक्स्ट इज पीएफटी। पीएफटी क्या होता है कि इसमें लंग्स की प्रॉपरली हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसकी कितनी कैपेसिटी है लंग्स की, कितने में इनहेल एक्सहेल कर सकता है। और नेक्स्टली हम इसमें देखेंगे कि पेशेंट के जो एल्वुलाई हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, उसमें कितनी अमाउंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रही है, उसकी कैपेसिटी हम देखेंगे। नेक्स्ट इज़ चेस्ट एक्सरे। पेशेंट के हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे क्योंकि पेशेंट को इसमें कफिंग के साथ क्या होगी, चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेस होगी। नेक्स्ट इज एबीजी। पेशेंट की प्रॉपरली हम एबीजी करवाएंगे। इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है, कितनी अमाउंट है, वो हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेंगे कितनी है। नेक्स्ट इज एलर्जी एंड स्किन टेस्ट। इसमें हम पेशेंट की किस चीज़ से एलर्जी हुई, स्किन टेस्ट प्रॉपरली करेंगे। नेक्स्ट, ब्लड लेवल ऑफ एसिनोफिल्स एंड आईजीई। पेशेंट की प्रॉपरली एलर्जिक रिएक्शन का टेस्ट करेंगे। इम्यूनो रिस्पॉन्स जो है वो पेशेंट का, उसमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नेक्स्ट इट्स मेडिकल मैनेजमेंट। Firstly, drug therapy, long-term control medicine to achieve and maintain control of persistent asthma. Under this anti-inflammatory drugs, patient को हम anti-inflammatory drugs देंगे क्योंकि patient के जो bronchioles हैं उसमें swelling हो गई है इन्फेक्शन के कारण, इसलिए हम पेशेंट को एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे ताकि स्वेलन जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। नेक्स्ट इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे ताकि जो ब्रोंक्यूल्स है कंस्ट्रिक्ट हुए वो डायलेट हो जाएं। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। थियोफाइलिन, पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है इसलिए हम क्या देंगे, थियोफाइलिन पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट, क्विक रिलीव मेडिसिन टू ट्रीट सिम्टम्स एंड एग्रावेशन। नेक्स्ट, पेशेंट टीचिंग रिलेटेड टू ड्रग थेरेपी। पेशेंट को हम प्रॉपरली टीच करेंगे ड्रग के बारे में, ड्रग का नेम क्या है, डोजेस, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लेनी है, मील के साथ लेनी है, मील के आफ्टर या मील के बाद लेनी है, आफ्टर और बिफोर। नेक्स्ट, इंक्लूड पर्पस, साइड इफेक्ट, एप्रोप्रिएट एक्शन इफ एंड साइड इफेक्ट अकर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्प्रॉपर यूजेस एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ रिवीलिंग द प्रिस्क्रिप्शन बिफोर द मेडिसिन रन आउट। पेशेंट को हम प्रॉपरली बताएंगे कि अगर आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी हो रही है, कॉम्प्लिकेशन होगी, तो आप मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं और डॉक्टर से उसकी अल्टरनेटिव मेडिसिन ले सकते हैं। Now I am going to discuss about its nursing diagnosis. Nursing diagnosis should be according to priority. First one is ineffective breathing pattern related to presence of secretions. जब पेशेंट के alveoli में लंग्स में secretions होगी तो डायग्नोस क्या बनेगा, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, कि पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। सेकेंड इज़ इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज रिलेटेड टू वेंटिलेशन परफ्यूजन इम्बैलेंस। पेशेंट की जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो रही तो डायग्नोस क्या बनेगा, इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज। थर्ड वन इज़ इनएफेक्टिव एयरवे क्लीयरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। पेशेंट के लंग्स में क्या होगी, एल्वोलाई में म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो क्या डायग्नोस बनेगा, इनएफेक्टिव एयरवे क्लीयरेंस। Fourth one is fatigue related to physical exertion to maintain adequate ventilation. पेशेंट को क्या होगा कि ज़्यादा काम करने से, कोई भी काम करने को, जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो वो जल्दी फटीक हो जाएगी, थकावट होगी पेशेंट को। फिफ्थ वन इज़
रिस्क फॉर एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिक्रीज ऑक्सीजनेशन, जब पेशेंट की ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा नॉर्मल से तो पेशेंट की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, इंटॉलरेंस हो जाएगी, मीन्स रिस्क फॉर एक्टिविटी इंटॉलरेंस. So guys, it's all about my topic. Today I discuss about asthma, its definition, causes, risk factor, sign and symptoms, medical management, and nursing diagnosis. I hope you understood my topic. So please subscribe my channel and press the bell icon for upcoming video.